पानीपत में लगातार अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए पानीपत की एएसपी पूजा वशिष्ठ ने पानीपत के 5 मुख्य जगहों का निरीक्षण किया और देखा कि सबसे ज्यादा जाम की समस्या कहां होती है। इन जगहों में असंड रोड, संजय चौक, गुहाना मोड़ सहित और 2 अन्य जगह थे। उन्होंने आसपास के जो दुकानदार हैं उन जगहों पर उन सब से अपील करते हुए कहा कि आप अपने दुकान के आगे किसी प्रकार का कोई सामान नहीं रखें। इससे जो राहगीर आते हैं, जो गाड़ियां आती हैं, वह फंस जाती हैं। घंटों तक भीड़ में फंसे रहने के कारण लंबा जाम लग जाता है और लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्होंने उन सब दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि उन्होंने अपील करते हुए कहा कि संडे तक जिन दिन के दुकानों के आगे उनके सामान है वो हटा ले, नहीं तो पुलिस और निगम की सहायता से उनकी सामानों को जब्त कर लिया जाएगा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, हम 5 रोड पे राइडर्स के साथ घूम रहे हैं और हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। तो आज हम असंद रोड पे, आज हम गुहाना मोड़ पे हैं। सुबह हम असंद रोड पे गए थे, उससे पहले सोनौली रोड पे गए थे। तीनों जगह हमने यही देखा कि दुकानदारों का अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उसी को हटाने की मुहिम चला रहे हैं। आज किसी पे कोई एक्शन लिया या वार्निंग दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि हमने कहा था, संडे तक हम सिर्फ वार्निंग करेंगे। मंडे को हम नगर निगम के साथ की एनफोर्समेंट टीम है, उनके साथ हम निकलेंगे, तब से हम एक्शन स्टार्ट कर देंगे। चुलकाना धाम यात्रा इस बार 25 मार्च को होगी। वृंदावन ट्रस्ट ने इसकी घोषणा आज पानीपत के मध्य स्थल लाल बत्ती चौक से की। वृंदावन ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश बंसल और महामंत्री हरीश बंसल ने कहा कि फागुन मास की एकादशी को चुलकाना धाम में पैदल जाकर ध्वज चढ़ाने का अपना ही महत्व है। पिछले 10 वर्षों की भांति इस वर्ष भी फागुन एकादशी 25 मार्च को यात्रा होगी, जो कि दोपहर 12 बजे चुलकाना धाम पैदल पहुंचेगी। वृंदावन ट्रस्ट की इस सभी ट्रस्टी गली गली जाकर फार्म भरेंगे, ऑनलाइन भी फार्म भरे जाएंगे। वृंदावन ट्रस्ट के संरक्षक विकास गोयल ने कहा कि कोविड-19 पश्चात पानीपत का सबसे बड़ा आयोजन यही होगा। आप सब जानते हैं कि पानीपत में देश का एक प्रसिद्ध धाम चुलकाना धाम मंदिर स्थित है और उस धाम पर एक यात्रा वृंदावन ट्रस्ट की ओर से इस पुरातन परंपरा का निर्वाह करने के लिए निकाली जाती है। पिछले कई वर्षों से ये यात्रा बड़े धूम से निकल रही है और ये पानीपत की एक अकेली यात्रा है जिसमें इतना लंबा सफ़र 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा का 23-24 किलोमीटर का सफ़र पैदल, कुछ लोग तो नंगे पैर करते हैं। अपने आप में ये एक ऐसी यात्रा है जो केवल राजनीतिक यात्रा ना होकर धार्मिक यात्रा का सबसे बड़ा आयोजन ये पानीपत का है। आप सब मेरे ट्रस्टीगण इस गली गली में जाकर श्याम भक्तों के फार्म भरते हैं, श्याम भक्तों को एकत्रित करते हैं, उनको झंडा देकर पानीपत से वहाँ तक के इंतजामात, जो विभिन्न प्रकार के इंतजामात हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजामात वो करते हैं। इस बार कोविड है, लेकिन पुरातन परंपरा के हिसाब से जो यात्रा वर्षों से निकल रही है, आज हमारी संस्था को, हम सबको दायित्व दिया था बाबा ने कि इसको निकालें, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं परंपरा को। और बहुत बड़ी यात्रा इस बार निकलेगी। कोविड के नियमों का पालन होगा। अगर कोविड बढ़ जाता है, परमात्मा ना करे ऐसा हो, अगर बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्योंकि 20 किलोमीटर का एरिया, सब दूर दूर रहेंगे। अगर ये ठीक हो जाता है तो सब साथ साथ निकालेंगे। परंपराओं का पालन होगा, नियम का पालन होगा, ऑर्डर का पालन होगा और सभी बातों का पालन करके बहुत बड़ी यात्रा, मुझे लगता है कोविड खुलने के बाद सबसे बड़ा आयोजन ये पानीपत का होने जा रहा है। सब भाइयों को, सब भक्तों को जय श्री श्याम। जैसे आप जानते हैं, काफ़ी सालों से बाबा की परंपरा के नियम से जो यात्रा निकलती है, वृंदावन ट्रस्ट अब की बार 9वीं श्री श्याम ध्वजा यात्रा निकालने जा रहा है। इस यात्रा में सभी साथी तन मन धन से गली गली जाके फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के कारण जो समस्या आई है, वृंदावन ट्रस्ट कोविड को ध्यान में रखते हुए जो सरकार की गाइडलाइन होगी 25 मार्च को, उन सब गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए यात्रा निकालेंगे। सब भाइयों को जय श्री श्याम। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के हिसाब से जो मास्क और सैनिटाइजर कैसे प्रयोग करेंगे? 25 मार्च 2021 को सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी, मास्क की, सैनिटाइजर की,
सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी सरकार की गाइडलाइन होगी उन सबको मद्देनजर रखते हुए यात्रा निकलेगी। तापमान में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है और शीतलहर पूरे भारत में अपना पैर पसार चुकी है। बता दें आपको कि सड़कों पर इस समय विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो चुकी है। ऐसे में जो दुर्घटना होने का खतरा है वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आए दिन आप सुनते होंगे कि सड़कों पर गाड़ियां हैं जो आपस में भिड़ जाती हैं। ऐसा ही एक मामला आज पानीपत के गोहाना मोड़ से देखने को मिला, जहां पर गोहाना पुल के ऊपर 2 गाड़ियां हैं जो आपस में भिड़ गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को पानीपत के सामान्य अस्पताल में पहुंचाया गया। ऐसे में हम अपने सभी दर्शकों को, हमारे जो व्यूअर हैं हमें देख रहे हैं, उन सब से अपील करना चाहेंगे कि इस समय आप लोग सड़कों पर वाहन जब चलाते हैं तो अपने इंडिकेटर को ऑन करके ही चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी है और दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आप अपना ख्याल रखें और सेफ ड्राइव करें। गाड़ी और टेम्पो का टक्कर हो। टेम्पो के किस वजह से हुआ एक्सीडेंट? वो देखो है जी, इधर से टेम्पो आ रहा था, इधर से गाड़ी आ रही थी, आमने सामने ही टक्कर हुई है। हाँ। ये टेम्पो फिर घूम गया? नहीं, गाड़ी घुमाई है रास्ता बनने के लिए। अच्छा, गाड़ी घुमाई है अभी। तो किसी को चोट भी लगी इसमें? शायद एक आदमी का चोट। गाड़ी आपकी थी? ना ना, अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? रास्ता खुलवाने के लिए। रास्ता खुलवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? दुष्यंत। ये 8:25 पर सुबह जो अभी यहाँ पर आए तो हमने सामने भिड़े हुए थे दोनों। अच्छा, ये 2 ही वाहन थे? वाहन थे और उनको हमने क्या है सिविल हॉस्पिटल में भिजवा दिया अभी। अच्छा, तो किसी को चोट भी लगी है? हाँ, 3 बंदों को चोट लगी हुई। 3 बच्चों को? 3 बंदे थे, तीनों, एक सरदार जी का और 2 अर्जुन को चोट लगी। अच्छा, आपका परिचय? मैं एसपीओ बलजीत सिंह, 9 नंबर राइडर। प्रेरणा परिवार एनजीओ फाउंडेशन की प्रधान और सदस्यों ने मिलकर आज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीटी रोड की छोटी छोटी बच्चियों को सैनिटरी पैड एवं मास्क वितरित करके उन्हें जागरूक किया। सीए दीपिका अरोड़ा ने कहा कि सैनिटरी पैड तो हर कोई खरीद सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य उन बच्चियों को जागरूक करना है जिनको अभी मासिक धर्म की जानकारी नहीं है। दीपिका अरोड़ा जी ने कहा कि मासिक धर्म आना कुदरत की देन है और इस पर टिप्पणी करना निंदनीय है। मासिक काल में हमें सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नियमित रूप से करना चाहिए। बलविंदर जी ने सभी छात्राओं से कहा, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, इसलिए आपको स्वस्थ रहने के लिए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। इस अभियान में स्कूल की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही साथ सीए दीपिका जी ने कहा, अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है तो हमें कोरोना के बचाव के लिए नियमित रूप से मास्क का इस्तेमाल भी करना चाहिए। नमस्कार जी, मैं सीए दीपिका अरोड़ा, प्रेरणा परिवार एनजीओ की प्रधान। आज हमने ये जो कार्यक्रम किया था ये मेनली लड़कियों को जागरूक करने के लिए किया था। जो 6-7 छठी क्लास से या 7वीं कक्षा से ऊपर की बच्चियां होती हैं जिनको अभी मासिक धर्म जस्ट अभी शुरू होता है या होने वाला होता है, उनकी जागरूकता के लिए, उनको बताने के लिए कि ये कोई बुरी चीज नहीं है और ना ही इसमें कोई शर्म की बात है। अगर आप शर्माते हैं तो गलत होगा, अगर लड़के आपको देखकर टिप्पणी करते हैं तो गलत होगा, क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई देन है। होती है तो गलत नहीं है, नहीं होता तो गलत है और तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इसी अभियान में हमने आज सैनिटरी पैड्स भी बांटे और साथ ही साथ हमने एक ये अभियान भी किया कि माना कि जो कोरोना है वो खत्म होने की कगार पर है लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि हम पैड्स के साथ में मास्क भी बांटेंगे ताकि उनको ये भी लगे कि कोरोना अभी जाने वाला तो है बट अभी प्रॉपर खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन आ चुकी है जिसका अभी सर्वेक्षण चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, बट कभी कोरोना का प्रॉपरली एंड नहीं हुआ है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चियों को सैनिटरी पैड्स भी बांटे और साथ ही साथ उनको मास्क बांटे। सैनिटरी पैड्स और मास्क बांटे वो एक अलग चीज है, खरीद हर कोई सकता है, लेकिन हमने जो ये मेन प्रोग्राम किया ये छोटी छोटी बच्चियों को जागरूक करने के लिए किया कि आपने सैनिटरी पैड्स को रेगुलर यूज करना ही करना है। तो
तो इसी अभियान के साथ हमने आज एक कोशिश की थी और हमारी कोशिश बहुत ही अच्छे से सफल हुई। बच्चियों ने इसको तहे दिल से स्वागत किया और जब हमने लास्ट में बच्चियों को बोला कि अपने पैड्स दिखाकर आप फोटो खिंचाओ तो उन्होंने कोई बहुत ही अच्छे से फोटो खिंचाई। ठीक है या गलत है? मैं कहता हूं 1 साल अगर हम उपयोग करने के बाद देखते, मेरे जैसा व्यक्ति भी ये कहता है अगर 1 साल के बाद हमें लगेगा इसमें ये चीजें कमियां हैं तो हम ही जाकर के सब लोगों के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसके अंदर न्यूनता है, कमी है, इसको ठीक करना चाहिए। हालांकि आज भी बहुत से जब शुरू में विषय निकाले गए कि इसके अंदर इन प्रावधानों के अंदर बदल करना चाहिए तो बदल करने के लिए आज भी सरकार तैयार है। लेकिन जो एक रट लगाई कि मैं ना मानू, मुझे तो चाहिए ना, क्या ना, तीनों कानून वापस लो। अब ये कोई जिद से ये प्रकार चीजें नहीं चला करती हैं, इसलिए 1 साल भर हम उसका उपयोग करें और कोई गलत बात लगती है तो उसको हम छोड़ देंगे। और छोड़ने को आज भी बंधे हुए नहीं है। आज भी ये तीनों जो कानून हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि अनिवार्यता है किसान के लिए, अनिवार्यता नहीं है। मंडियां हैं, जहां तक मंडी का विषय है, सरकारी मंडियां आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। उसके अंदर एमएसपी आज भी है, आगे भी रहेगा। एक रास्ता अल्टरनेटिव दिया गया है कि अगर प्राइवेट भी कोई मंडी आके खुलती है, उसमें यदि किसी को लाभ लगता है तो जाके बेचेगा, नो कंपल्शन। तो एक अल्टरनेटिव रास्ता दिया है, उसमें एमएसपी से ऊपर अगर मंडी में जाके कोई खरीदेगा तो उसको किसान को बेचने में कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि उसको लाभ ही होगा। पहले ये नहीं था। एपीएमसी एक्ट में एक प्रावधान है कि हर एक परचेजर जो है, जो बायर है, उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। मंडी से बाहर ना कोई बेच सकता ना कोई खरीद सकता है। एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बल्कि मैक्सिमम, जिसको कहना चाहिए मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ऐसी उभर गई। हर किसी को लगता है ये एमएसपी है, इसके ऊपर नीचे तो करना नहीं, इसी पर खरीदना है, मामला खत्म। आज किसान को एक अल्टरनेटिव मिला। इसी प्रकार कंट्रैक्ट का जो नियम है, कंट्रैक्ट की खेती, कंट्रैक्ट की खेती किसी न किसी रूप में पहले भी तो चलती थी। आखिर 2 व्यक्ति मिलकर के, एक के पास जमीन होती थी, दूसरा उसको बुआई करता था। जमीन वाला इतना समय नहीं था या उसके पास साधन नहीं थे, या वो और कोई काम करता था अपनी खेती, वो जब नहीं करता था तो दूसरे को बटाई पर देता था। बटाई के नियम अलग अलग होते थे, कभी आधी आधी की बटाई होती थी, कभी 5वें हिस्से की बटाई होती थी, उन सब नियम अलग अलग हैं। और कभी ठेके के ऊपर होती थी, पैसा ले लिया और जो बुआई करने वाला उसी का नफा घाटा उसी का होगा। तो जो प्रकार पहले चलते थे आज थोड़ा बड़े स्वरूप में दे दिए। उसमें इतना ही तो कहा कि अगर आप चाहें तो किसी कॉर्पोरेट घराने को भी अगर कोई आता है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहता तो उसके साथ कर सकते हो, करना जरूरी नहीं है। कोई किसान उसकी मर्जी हो तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन या जबरदस्ती या अनिवार्यता ये बिल्कुल कहीं नहीं है। तीसरा, भंडारण का विषय। भंडारण में क्यों अनिवार्य है? इसलिए है कि भंडारण के बिना हमारी जितने भी फल, सब्जियां और अन्न है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हमको जो आह्वान किया, बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए की फसल, फल, सब्जी ये साल में खराब हो जाती है लगभग। अगर हम हरियाणा की बात करें तो उसमें अगर क्योंकि 3-4%, 5% तो हमारा योगदान होगा ही, तो 5% का मतलब है कि 5,000 करोड़ रुपया यहां भी जाता होगा, 3-4,000 करोड़ रुपया यहां भी जाता होगा। कितने फल सब्जियां खराब हो जाते हैं, गोदाम में पड़ा पड़ा अन्न सड़ जाता है। कुछ लोगों का उसमें इंटरेस्ट भी होता है कि सड़ जाए तो ठीक, उसके बाद हम इसको खरीदेंगे। तो ये सारी चीजें ठीक हों, किसान को भी कोई वेयर हाउसिंग बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, कोई भी व्यक्ति, न्यू एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, किसान या कोई व्यापारी इन व्यवस्थाओं में आकर के काम करेगा तो सहयोग मिलेगा सरकार को। सारी व्यवस्थाएं सरकार के ऊपर छोड़ना संभव भी नहीं है, हो भी नहीं सकती हैं। सरकार आखिर कितना करेगी? और सरकार के काम भी ये नहीं है। व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम व्यवस्थाओं को ठीक करना है। हाँ, जब कभी टकराव, इन चीजों में इंटरेस्ट में जब टकराव होता है, प्रतियोगिता होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के विषय भी होते हैं कि कोई एक मानो व्यक्ति लाभ कमाता है तो कई बार दूसरे की कॉस्ट पर कमाता है, दूसरे को हानि होने लग जाती है। तो कोई किसी की कॉस्ट पर काम न करे, संतुलन बैठाना ये सरकार का काम होता है। सरकार उसमें नियम पॉलिसी बनाती है। तो इसलिए मित्रों, ये जो चीजें हैं, भंडारण की हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट खेती हो, चाहे मार्केटिंग की बात हो, ये सब किसान के हित में बनाई गई है। लेकिन सभी ऑप्शनल हैं, कोई भी कंपलसरी ऐसा विषय नहीं है कि किसान को इसके ऊपर जाना ही जाना है। किसान को जिस दिन लाभ लगने लगेगा उस दिन वहां जाएगा। लेकिन हम तो
और भी किसान के हित में कितनी बातें और कर रहे हैं। आखिर किसान का जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या उसकी जमीन का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वही इतने फंसे हुए हैं कि उसमें इतनी लिटिगेशन, झगड़े। हम उस पर डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, उसको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उसको दुरुस्त कर रहे हैं ताकि उनके आपसी झगड़े पिछले खत्म हो, आगे झगड़े ना हो। कितनी जमीन खराब है, और जमीन की सीमा है हमारे यहाँ 70,000 72,000 एकड़, 70-72 लाख एकड़, ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। तो उसमें से भी 8-10 लाख एकड़ खराब जमीन है, सलाइन है, एल्कलाइन है। हम उसको ठीक करने के लिए लगे हैं। हमने टारगेट रखा कि इस साल 1 लाख एकड़ हम जरूर ठीक करेंगे। तो उस 1 लाख एकड़ के लिए किसानों को आह्वान भी करेंगे। उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत उसका भी इंटरेस्ट जागना चाहिए कि मैं जमीन ठीक कराऊंगा तो मेरी जमीन का लाभ मुझे ही होगा। तो पहले 1 लाख में कौन आगे आता है उसका हिसाब करेंगे। इसी प्रकार से कौन क्या फसल बोए, क्रॉप का, यानी उसका जो टोटल क्रॉप कितनी हो, इसके टारगेट्स हमारी आवश्यकता के हिसाब से वो हम रखने के लिए योजना बना रहे हैं। किस किसान, यानी किसान को कौन सी फसल बोने में लाभ ज्यादा है। आखिर तो किसान भी इनकम के लिए काम करता है ना, तो इनकम ज्यादा किस में हो सकती है, एक जैसी इनकम में तो सब में तो नहीं होती। तो आज हमारी आवश्यकता किस चीज की है, हमारी आवश्यकता सब्जियों की है, फल की है, मसालों की है। आज हमारी आवश्यकता यानी गेहूं की और धान की उतनी नहीं है। देश को भी जितना पैदा होता है उससे सरप्लस है। हमें रिक्वायरमेंट जो फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है इस साल का और 1 साल का और 2 साल का फूड ग्रेन हमारे स्टॉक में रहना चाहिए। आज 5 साल का फूड ग्रेन हमारे स्टॉक में है, इसका मतलब 3 साल और आगे तक भी रखा हुआ है। तो अगर उसको हम थोड़ा कम करेंगे, एक इक्विलिब्रियम जो है, संतुलन जो है बिठाना पड़ेगा। बाकी चीजों का आवश्यकता उसमें हम करेंगे। बहुत चीजें ऐसी जो इंपोर्ट करते हैं विदेश से। अब एक फल है, मानो अंजीर। अंजीर हमारे देश में नहीं होता, हो सकता है। अभी मैंने साइंटिस्ट से पूछा, मैंने कहा अंजीर क्यों नहीं होता भाई? उन्होंने हो सकता, मैंने हो सकता तो करो इस बार हरियाणा में, ज्यादा नहीं तो 150 एकड़ की खेती शुरू करो, बाद में देखेंगे और ज्यादा। अभी तो सारा पश्चिमी देशों से वहीं से आता है सब। तो इसलिए और बहुत सी चीजें हैं, खजूर है बाहर से आता है, कई फल ऐसे हैं, कई सब्जियां ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नहीं होती हैं। तो उन चीजों की खेती करके हम उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर जो चीज हमारे यहाँ सरप्लस होती है उसका क्या हम उसके बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, क्या प्रोसेसिंग करके हम उसको कहीं एक्सपोर्ट करेंगे, या अगर मार्केट में बेचेंगे जहां उसकी मार्केट है वहां उसको भेजेंगे। मार्केट भी कई प्रकार की है। एक सामान्य गरीब आदमी की मार्केट है, वो तो अपना 2 समय का भोजन कर सकता है, उसको उतना उपलब्ध होना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी उसकी होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी में वो सिक्योर है। फूड सिक्योरिटी में 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया किलो अनाज जो है वो उसको मिलता है, और वो सरकार जो है उसको प्रोक्योर करती है। प्रोक्योरमेंट करने के बाद अनिवार्यता है सरकार की, देना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो प्रोक्योरमेंट वो तो समाप्त हो नहीं सकती। लेकिन अच्छे ऐसे लोग जो अपनी कैपेसिटी अच्छी रखते हैं, जो जिनकी क्षमता है, बाइंग कैपेसिटी है, वो खाने के अच्छे प्रकार भी खरीदते हैं। जब अच्छे प्रकार खरीदते हैं तो उसके प्रोडक्ट वैसे ही बना करके बेचे जा सकते हैं। अब आलू है 5 रुपए 10 रुपए केजी है, लेकिन आलू की जो चिप्स है बनी हुई वो 20 रुपए पैकेट से लेकर 100 रुपए पैकेट तक है। तो ऐसे ही सब चीजों के प्रोडक्ट सीधा जो है एक सीमा होती है हर चीज के उपयोग करने की, चीनी है। अब सीधी उपयोग तो नहीं हो सकती, कोई सीधी थोड़ी खाएगा, उसके प्रोडक्ट बनते हैं, आगे प्रोडक्ट बना करके आगे बेचेंगे। हमने बाजरा खरीदना शुरू किया। बाजरे का उपयोग तो हमारे यहाँ 2 लाख मीट्रिक टन का है, हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन खरीद लिया। इसमें से प्रोडक्ट बनाएंगे हम, प्रोडक्ट बनाने के बाद इंडस्ट्री लगाएंगे, और ये इंडस्ट्री लगाने के लिए जनता को, उसमें किसान भी होगा, किसान का बेटा भी होगा, सब होंगे, उनको इसके लिए हम आह्वान कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या किसान की आय अधिक बढ़ाने के लिए जो एलाइड जो प्रोजेक्ट्स हैं किसान के लिए, मानो खुम्बी फार्म है, मानो मधुमक्खी फार्म है, पिगरी है, ये डेयरी है, पोल्ट्री है। तो ऐसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जिनको किसान के साथ, खेत के साथ लगाने में हम सहयोग कर रहे हैं ताकि उसकी आमदन बढ़े। सामान्य किसान और साथ में प्रोग्रेसिव फार्मर। हमने प्रोग्रेसिव फार्मर को आह्वान किया है कि आप आइए आगे, अपने जैसे 10 किसान और बनाइए, हम आपको सहयोग करेंगे। हमने कंपटीशन पैदा करने के लिए उनकी सम्मान योजना एक बनाई है ताकि किसान आगे आए। पानी की आवश्यकता के लिए हम कर रहे हैं।
लखवार डैम है, रेणुका डैम है, किसाऊ डैम है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एसवाइल का लड़ाई चलेगी, चलती रहेगी, कब सफलता मिले कब ना मिले, लेकिन जो कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तो हम कर सकते हैं। फिर जितना पानी है उसके लिए हम मानो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट, ताकि कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो जाए। हर खेत को पानी पहुंचाने का काम ये हमने शुरू कर दिया, उसका रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो जाएगा। 4 जिले छांटे, इन चारों जिलों में आने वाले साल भर के बाद कोई 1 एकड़ भी नहीं बचेगा सिंचाई के लिए जो रह गया हो। उसके लिए उस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, पीपीपी प्रोजेक्ट बनाएंगे, सोसाइटीज बनाएंगे, सरकार मदद करेगी। 85% हम उसमें सब्सिडी दे रहे हैं। तो ऐसे कितने ही काम हमारे एजेंडे में हैं। किसान की फसल ठीक से बिक जाए, उसका ठीक से रिकॉर्ड ठीक बन जाए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने शुरू किया। आज हर किसान को जिस दिन उसकी बारी आती है उसको SMS पहुंच जाता है, कल तुमने फसल लेके आनी है। नहीं तो हमने देखा मंडी में 4-4 दिन 5-5 दिन ट्रॉली लेके जाते थे, किसानों को मंडी में सोना पड़ता था। अब किसान को मंडी में सोने की आवश्यकता नहीं है। पेमेंट पहले आड़ती के थ्रू आती थी, इस बार 52% ऐसे किसान हैं जिनको सीधी उनके अकाउंट में पेमेंट गई है। सिर्फ 48% ने जिन्होंने कहा कि हमारी पेमेंट आड़ती के थ्रू दे दो, उनको आड़ती के थ्रू दे दी, कोई समस्या नहीं आई। पहली बार किसानों के खाते में सीधा लाखों रुपया गया है। किसान की इनकम कैसे बढ़े, हमारा ध्यान इधर है। किसान अपना काम चलाने के लिए लोन लेता है, ब्याज के उसमें कर्जे में दबा रहता है, और इतना दबाव होता है उसको पता नहीं लगता कि मेरी इनकम गई कहां, और फिर वो कर्जा जो है बरकरार रहता है। फिर नारे लगते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां नारे लगाती हैं, क्या कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करो, और सरकारें जो करती हैं माफ कभी कर नहीं पाती हैं। कांग्रेस के चुनाव में उन्होंने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दोनों जगह कहा कि हम कर्जा माफ कर रहे हैं। आज हिसाब उठा के देख लो, नहीं कर पाए। हमने हालांकि आने के बाद 3.5 लाख किसानों का ब्याज और पेनल्टीज वो माफ की, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर ये हमने माफ किया। क्योंकि अगर ब्याज कर और वो तो छोड़ सकते हैं हम, लेकिन अगर उसका जो मूलधन है वो छोड़ा है तो जो एजेंसियां हैं फाइनेंस करने वाली, बैंक हैं, वो डूब जाएंगे या सरकार से भरना पड़ेगा। तो हम क्यों ना ऐसे प्रयत्न करें कि कर्जे की बजाय उसकी इनकम बढ़े। आखिर तो ताकतवर किसान बनेगा अपनी इनकम से, कर्जे से और कर्जे माफी से नहीं। तो उसकी इनकम बढ़ाने के हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान की आय डबल हो इसकी घोषणा की, उस पर काम कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 6000 रुपया सीधा हर किसान के खाते में हर साल डालेंगे 3 किस्तों में, वो डाल रहे हैं। हमने भी 4 लाख गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत 4000 रुपया दिया है साल का, चाहे वो कोविड के दिनों में ही हमने दिया। उस योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ऐसे विषय हैं जिसको हम कर रहे हैं। अब परिवार पहचान पत्र का काम हमारा पूरा होते ही 31 मार्च को हम 1 लाख परिवारों की आमदन कैसे वो 1 लाख से ऊपर हो जाए। अब पता नहीं कितने निकलते हैं 1 लाख, जो लोएस्ट इनकम के परिवार कितने और किस सीमा तक निकलेंगे, वो एक आंकड़ा आएगा। हो सकता है बहुत कम निकले, तो फिर 1 लाख से ऊपर भी बढ़ सकते हैं। किसान को कम से कम, हर एक किसान को कम से कम 1 लाख की आय जरूर हो जाए। छोटा भी किसान है, 1 एकड़ का, आधे एकड़ का, उसको अन्य रोजगार क्या कराया जाए, इस पर हमारी प्लानिंग बन रही है। तो हम लोग लगातार गरीब, किसान, मजदूर दिन रात काम करते हैं। लेकिन ये जो सारा सिलसिला चल पड़ा है भ्रमाने का, किसान को भ्रम में डालने का। अब किसान विरोधी, ये ठीक है, मैं उनको भी किसान विरोधी नहीं कह सकता। किसान के हम भी समर्थक हैं, वो लोग भी जो तथाकथित ऐसे किसान नेता वो भी समर्थक हैं। हम भी चाहते हैं उनकी आय बढ़े, वो भी चाहते होंगे आय बढ़े। हम भी चाहते हैं किसान अन्नदाता, हम भी कहते हैं अन्नदाता है, वो भी कहते हैं किसान अन्नदाता है। इसमें अंतर कहीं नहीं है। अंतर है तो सिर्फ ये 3 कानून का समर्थन या इसका विरोध। कभी भी कोई समर्थन विरोध जो होता है वो बैठ करके बातचीत से सुलझाया जाता है। तो बातचीत के ऊपर सुलझाने के लिए अगर वो आगे आते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक अब शब्द अगर मैं गलत प्रयोग करूंगा तो उनको चुभ जाएगा, लेकिन इस प्रकार का एक जिसको कहना चाहिए एक अधीरगर्दी, ये कभी भी समाज में चलती नहीं है। कोई समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो आज तो मैं फिर एक दोबारा से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की हरकतों को छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में सबको पूरा अधिकार है, सबको अपनी बात कहनी चाहिए।
किसी का भी कोई मूछ ऊंची नीची नहीं होती है। जब हम सब कर रहे हैं उनको भी इस प्रकार से करना चाहिए। और कुल मिलाकर मैं जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेसी हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, ये लाल झंडे वाले जो लोग हैं, ये गलतफहमी न रहें, लोकतंत्र में विश्वास ये पैदा करें, वरना लोग जो है इनको सबक सिखा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे आज के इस कार्यक्रम में जितनी बात ध्यान में थी आपको कही है, और मैं फिर कहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम का जो संदेश जाना चाहिए था, मुझे लगता है मेरी बात वहां करने की बजाय शायद अब ज्यादा ही गया है। आज के इस समय की मेरी बातचीत को जितना लोगों ने रिसीव किया होगा शायद उस समय ना करते। और मैं आग्रहपूर्वक कह रहा हूं कि इस देश की परंपराओं में विश्वास रखें, किसान का वास्तविक हित किस चीज में है इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें, और एक बार लागू होने के बाद किसी प्रकार का कोई नुकसान होता नजर आएगा तो स्वयं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे देश के कृषि मंत्री हैं, चाहे होम मिनिस्टर हैं, चाहे प्रदेश की सरकारें हैं, सब उसको मानेंगे कि इसमें बहुत बार बदलाव होते हैं। संविधान हमारा बना 1952 में, 51 में, उसके बाद उसमें 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। कितनी पॉलिसीज हमारी बदलती हैं। कभी एपीएमसी एक्ट किसान के हित में बताया गया था 80s में, लेकिन वही एपीएमसी एक्ट में संशोधन सब तरफ से आया है कि संशोधन करना चाहिए। हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, कांग्रेस ने भी कहा है। और इन 3 कानूनों का प्रस्ताव अगर रखा गया तो ये कांग्रेस के टाइम पर रखा गया है। कांग्रेस क्योंकि कभी भी जो चीज को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसमें हिम्मत नहीं होती आगे करने की, क्योंकि कांग्रेस के बारे में पहले जैसे कह चुका हूं कि कांग्रेस एक यथास्थितिवादी पार्टी है। कभी भी कुछ नया करने में उन्हें हिम्मत नहीं होती, डर लगता है उनको। और फिर जब डर लगता है, बाद में जब काम हो जाता है तो उनको एक और खतरा महसूस हो जाता है, हम तो नहीं कर पाए, ये कैसे कर गए। फिर उसके लिए समाज के वर्गों को, भिन्न भिन्न वर्गों को उसमें भय पैदा करना, और ये भय पैदा करके इस प्रकार का वातावरण बनाना, ये सब उनका बहुत समय से पहले से ही ऐसा वातावरण रहा है। क्योंकि इन्होंने 370 के समय भी यही किया, इन्होंने राम जन्मभूमि के समय यही किया, इन्होंने सीएए के समय यही किया, आज भी यही कर रहे हैं। तो इसलिए न करें, क्योंकि इस लोकतंत्र में आस्था हमको तो रखनी है, उनको भी रखनी ही होगी। नहीं रखेंगे तो जनता उखाड़ के फेंक देगी। मुझे इतना बात कहना। आगे भी प्लान की जाएगी क्या? और आगे आज जो पंचायत प्लान थी वो आगे जारी रखी जाएगी? हमारी पार्टी के लोग इस पर निर्णय करेंगे। सीएम साहब, किसान लगातार ही कह रहे हैं कि जब भी हम पहले दिल्ली की ओर गए तब भी हम पर वाटर कैनल और टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, आज भी टीयर गैस और वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया। मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि किसान नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी छूट कुछ भी दे दी जाए, कुछ भी करें? हम यहाँ बैठे अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बाहर कोई 100-200 लोग आ जाए, हम तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्प्ले सब करेंगे। तो शांतिपूर्वक जा भी रहे थे और शांति इंटेलिजेंस फेलियर है? नहीं, कोई फेलियर नहीं है, कोई फेलियर नहीं है। 2 दिन पहले से पता लग गया था, उनसे बैठ के बातचीत हुई थी, और बातचीत होने के बाद वहां फोर्स भी थी। आखिर उस फोर्स नहीं तो उनके ऊपर, लेकिन एक विश्वास होता है, जो विश्वास किया गया तो विश्वासघात कोई करेगा तो उसके हाथ कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप मानते हैं कि सरकार किसानों को समझा पाने में असफल नहीं? कोई असफल नहीं है। समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे मैं करूं, कोई असफल नहीं है। हमने अपनी बात समझा दी ना, और इतनी घटना के बाद तो ज्यादा अच्छे प्रकार से समझा दी। शायद अगर ये घटना नहीं होती तो मैं आपके माध्यम से सारे देश दुनिया को बता ही नहीं पाता, ये वहीं से आपको खबर लेनी पड़ती। इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं आई है, किसान समझ रहा है, और बहुत थोड़ी संख्या में कम लोग जो हैं इसके ऊपर एक। और फिर दूसरा मेरा कहना है, किसान की समस्या है ही नहीं जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। राजनीति है, शुद्ध राजनीति है, और इस शुद्ध राजनीति में जो फोर्सेज पीछे लगी हुई है मैंने आपको बता दिया, नाम लेके बता। ऐलान किया हुआ है कि 26 को हम दिल्ली भी जाएंगे, देखिए, हजारों की तादाद में पैदल जाएंगे। 26 को किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। 26 अगस्त एक राष्ट्र गौरव का दिन होता है हमारे। 26 जनवरी एक राष्ट्र गौरव का दिन होता है। तो इस राष्ट्र गौरव के दिन में किसी की राजनीति नहीं होती है, और उसको भी अगर वो राजनीतिक उपयोग करेंगे तो ये बहुत ही मतलब एक शर्म का विषय होगा इस देश के लिए। दुनिया क्या देखेगी, क्या कहेगी?
इसलिए इस विषय पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि 26 जनवरी को इस प्रकार की हरकत को करें। आपने एक नाम लिया, गुरनाम सिंह चटनी का पर्टिकुलर नाम लेके बोला है, तो कोई फिर केस दर्ज करवाएंगे कोई उकसाने का और का? देखिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन जिनके जिम्मे काम है उस सारी स्थिति को देखने के लिए अध्ययन करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के वीडियो तो आपने भी देखा है, मैंने भी सुना है। जैसे शाहबाद में पूर्व मंत्री के घर पे घेराव और उनके घर में घुसने तक का मामला, इसके अलावा एक किसान की मौत जो हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान वो मामला, इस तरह के तमाम मामले इसके बावजूद फिर हम तो यही कहते हैं ना कि विषय को बढ़ाया न जाए। हम कोई किसी के खिलाफ कोई हमारा विरोध का वैसे भावना नहीं रहती है कि भी किसी को परेशानी करना है, किसी के खिलाफ कोई हमारी बदले की भावना है, ऐसा नहीं। अगले को समझाया जाता है ये नहीं करना चाहिए। आज मैं ओपनली समझा रहा हूं कि गलत किया है, नहीं करना चाहिए। आखिर लोकतंत्र में क्या होता है कि जन नेताओं को या जो भी कोई इस प्रकार के काम करने वाले अपने ग्रुप के लीडर होते हैं, नेता होते हैं, उनको भी एक सीमा में रहना चाहिए। और सीमा तोड़ते हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता है कि नहीं है, जनता कर देगी, जनता कर देगी। आपके कई प्रश्न हो गए। करने वाले थे आज, उन पे मोटा मोटा बताना चाहेंगे कि क्या घोषणा आज वहाँ के लिए हुई? देखिए, वहाँ के स्थानीय कुछ डिमांड्स थी, वो थोड़ा अगर बताएं। जैसे मानो एक तो वहाँ बाईपास था चौरा गांव का किसका 30 करोड़ रुपए तो उसी के ऊपर लागत आने वाले थे। मेरे पास वो लिखी है सब, मोटा मोटा जो है वो बताता हूँ, बाकी छोटे काम तो बहुत हैं। एक वहाँ इंद्री एस्केप का मामला है घरोंडा एरिया में। वहाँ बहुत बड़ा पानी इंद्री साइड से निकल करके और उसको लगभग 500-600 एकड़ को पानी खड़ा हो जाता है और वहाँ उसकी खेती ठीक से होती नहीं है। तो उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी। हमने उसकी रीमॉडलिंग और उसकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक योजना बना रखी है और उसमें कोई 50-60 एकड़ जमीन में एक बहुत बड़ा वाटर रिचार्जिंग सेंटर बनाएंगे, जिसके अंदर एक झील टाइप ऐसे बनेगी ताकि 500-600 एकड़ की बजाय वो एरिया 50-60 एकड़ सीमित जो पंचायत की जमीन है 2-3 गाँव की, उसके अंदर करेंगे ताकि लोगों को वो जमीन जो बोने के लिए आसानी से मिल जाए। एक तो बड़ा काम ये था। इसी प्रकार वहाँ कुछ कम्युनिटी सेंटर्स है कुछ गाँव के। एक अंडरपास है नेशनल हाईवे 44 का, ये मैंने अपने मंत्री हमारे जो रोड सरफेस रोड के नितिन गडकरी जी हैं उनको लिख दिया है पत्र, उसका निर्माण होगा। नेशनल हाईवे 44 जो जीटी रोड है इसके अंडर है। एक गर्ल्स स्कूल की वहाँ की चौरा के पास एक गर्ल्स स्कूल के निर्माण की बात है। इसी प्रकार से एक ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग सेंटर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ऐसी एक वहाँ की मांग है, वो हमने उसमें उनको बता दिया है कि वो हम करेंगे। कुछ गांव के कम्युनिटी सेंटर हैं लगभग 10 गांव के, वो उनको कर देंगे हम उनके लिए। 10 गांव में इसी प्रकार से जो योग कम व्यायामशाला, जिसमें से एक बड़े गांव का कोई जहां 5-6 एकड़ जमीन होगी उसमें स्टेडियम और बाकी जगह में व्यायामशाला आसपास के जो गांव हैं ये सब करेंगे। कुछ 8 गांव के स्कूलों की नई बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, वो हमने मंजूर की है। एक हैफेड का कोल्ड स्टोरेज बस्ताड़ा गांव में, ये लगभग बस्ताड़ा गांव का एक हैफेड का कोल्ड स्टोरेज लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत का ये बनेगा। घरोंडा में एक एचएसवीपी का सेक्टर, इसके बनाने की योजना बन गई है, जमीन वहां ले ली गई है। चौड़ा गांव का जैसे मैंने बाईपास बताया 30 करोड़ रुपए का खर्च उसका आएगा। इंद्री एस्केप के ऊपर एक पुल बनेगा इरिगेशन डिपार्टमेंट का। कुछ वेटरनरी बिल्डिंग्स हैं, वेटरनरी जो हॉस्पिटल्स और उनकी जो डिस्पेंसरीज हैं उसमें 5 जगह पर उनकी बिल्डिंग्स की रेनोवेशन होगा। कमला गांव के कुछ 3-4 काम उन्होंने अलग से बताए हैं, वो सब करके और अलग से 2 करोड़ रुपए की उनकी हमने कैश ग्रांट भी उनको मंजूर की है। घरोंडा में एक सीएचसी पहले से बनी हुई है, उसको 50 बेड का हॉस्पिटल ये मंजूर किया है। बस्ताड़ा में स्पोर्ट्स का एक जो स्टेडियम है वो स्टेडियम बहुत पुराना बना हुआ है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसको रेनोवेशन उसका पूरा नई बिल्डिंग उसकी बनाई जाएगी। 6 गांव में सब हेल्थ सेंटर्स हैं
उनकी बिल्डिंग रेनोवेशन होगी, कुछ की नई बनेगी। कुछ रोड्स हैं छोटी बड़ी, इस प्रकार से लगभग 100 करोड़ रुपए का ये पूरा काम लगभग मैंने बताया, उसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है। तो ये योजनाएं वहां आज बतानी थी, आपके माध्यम से आज बताइए, उनको लिख करके वहां भेज देंगे ताकि उनको मंजूर करके वहां से। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है इस मामले पर कहीं न कहीं राजनीति कर रही है। सर 15 तारीख को अब पूरे देश के अंदर गवर्नर हाउस जो है वो घेरने की बात हो रही है और कहीं न कहीं किसान आंदोलन पर राजनीति के साथ साथ जो वैक्सीन नहीं आ रही है कोरोना को लेकर, उसके ऊपर भी राजनीति हो रही है। इसमें हंसने के अलावा और कोई बात नहीं है। बस कोविड का ये वर्ष न केवल अपना प्रदेश देश बल्कि दुनिया का, और उसमें भी एक मानवता के अगेंस्ट एक प्रकार की एक संकट आया है। उस संकट के ऊपर भी इनको सहयोग देने के बजाय इस प्रकार की बातें सूझती हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। यानी इतनी बड़ी बीमारी फैली है, उसको किसी न किसी प्रकार से सब देश काबू करने में लगे हैं। बल्कि अच्छी बात तो यह है कि वैक्सीन का जो एक रिसर्च जो है जो अपने देश में हो रहा था, उसी के ऊपर आधारित होकर के ये प्रोग्राम आगे बढ़ा है। और उस वैक्सीन के 2 प्रकार की वैक्सीन हमने उसकी जो मंजूरी मिली है, उसके आधार पर अब इतनी बड़ी संख्या में भी नहीं बन पाएगी कि सारी दुनिया सारे देश को एक साथ दी जा सके। उसके लिए फेजेस बनाए हैं। सबसे पहला फेज में रखा है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स, कोविड वॉरियर्स जिनको कहा है, हमारे यहाँ प्रदेश में लगभग 1.5 लाख वर्कर है वो, तो सबसे पहले उनको करेंगे। फिर उसके बाद आगे एज वाइज या कुछ कैटेगरी वाइज करते हुए कोशिश रहेगी कि ज्यादा ज्यादा लोगों को वो उसका कोरोना का यानी इसका जो वैक्सीन है इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है कि इस बीमारी का ये चक्र है, ये साइकिल है, ये हम कैसे तुड़वा सकें। मैं समझता हूँ आज के विषय तक अगर हम सीमित रहेंगे तो ज्यादा अच्छा, वरना फिर एक सवाल है कि कोरोना वैक्सीनों की हरियाणा में फ्री लगाई जाएगी या इसके भी पैसे लिए जाएंगे? देखिए अलग अलग प्रकार इसके आएंगे। गरीब आदमी को फ्री मिलेगी और जो आउट ऑफ टर्न अगर लेना चाहेंगे, क्योंकि इसका खर्च तो काफी आएगा, जो खर्च आएगा उसको सब्सिडाइज करने के लिए अगर कुछ लोग सहयोग करेंगे तो अच्छा ही होगा। सीएम साहब, जैसे आज घटना घटी है, ऐसी आगे घटना ना घटे, इसके लिए आज जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई है, क्या मामले भी दर्ज किए जाएंगे? देखिए पहला काम अपील करना, हमने अपील की है और अपील में से चीजें रुक जाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? सर, 2 चीजें, एक तो वैक्सीन के बारे में कि पीछे बात चली थी कि हरियाणा से कुछ लिखते हुए थी जो मंत्री हैं इस कैटेगरी में है उनको पहले देखिए एक भावना थी कि लोग ज्यादा एक्सपोजर होता है, कोई बड़ी आवश्यकता होती है ऐसा नहीं है। आखिर एक्सपोजर में जिसको एक्सपोजर ज्यादा होता है, जैसे अब जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको पहले क्यों रखा गया कि उनका एक्सपोजर ज्यादा है, उस प्रकार के केसेस को डील करते हैं। जनता में घूमने का एक्सपोजर जो है वो पॉलिटिकल लोगों का कुछ ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी अब उसके ऊपर हम कोई बहुत रिजिड ऐसा नहीं है। जब भी कभी बारी आएगी तो दूसरी तीसरी बारी में जो 50 वर्ष के ऊपर के हैं, एज वाइज जो ग्रुप बना है 50 वर्ष से ऊपर का शायद प्राथमिकता देंगे, काफी लोग तो उसमें आ ही जाएंगे। हमको इसको सेलिब्रेट करने के लिए कर रहे हैं थोड़ी कि आप इसमें पॉलिटिकल लीडर को आगे लगना ही चाहिए, आवश्यकता के हिसाब से ही कहा है वो, और कुछ नहीं। नहीं, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, नहीं कोई सिस्टम फेलियर नहीं था। केवल जिन लोगों ने आश्वासन दिया था आगे उनके ऊपर भरोसा टूटा है, तो इतना ही विषय है। सर, किसानों को समझाने के लिए इन इश्यूज के बारे में आपने पहले अम्बाला में भी कोशिश की, आज भी महापंचायत हुई, क्या इस तरह की महापंचायत और भी हरियाणा में? देखिए हमारा कार्यक्रम हमारी पार्टी बनाती है। पहले भी एक नारनौल में कार्यक्रम किया था, अच्छा कार्यक्रम हो गया था, लगभग 5-6 हजार संख्या का कार्यक्रम हुआ था। आज यहाँ भी संख्या कम नहीं थी, लोग आए थे, ऐसा नहीं है कि कोई लोग डर गए, वो तो केवल कुछ शरारती लोगों ने हेलीपैड पर आकर के शरारत की। मैं तो वहां पहुंच ही गया था, बाद में मुझे सूचना मिली कि यहाँ हेलीपैड पर ठीक व्यवस्था नहीं, तो हालांकि अगर मैं कहता नहीं मैंने आना है तो कुछ तमाशा हो जाता, कुछ और ज्यादा नुकसान होता। आखिर लोग तो अपने ही हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। यानी कोई मती में दूसरी बात आ जाए किसी के तो उसको समझाने का ही काम होता है, दंड दे करके कोई समझने वाला नहीं है। हमारे ही लोग हैं वो सारे, इसी प्रदेश के हैं।
सीएम साहब, जिस तरह से मंत्रियों की बातचीत चल रही है, केंद्रीय मंत्रियों की भी चल रही है, और बातचीत का कोई ना कोई चलो नतीजा तो निकलेगा ही निकलेगा। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, यदि हरियाणा मैंने बात पहले बता दी है। वो हरियाणा के किसान गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यदि दिल्ली जाएगा तो उसको इजाजत दी जाएगी? मैंने आपको बता दी, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम है और राष्ट्रीय उत्सव है रादर। तो राष्ट्रीय उत्सव जो होता है तो उसी भावना से किया जाता है। उस भावना से मनाएगा तो कोई कहीं जाए, लेकिन भावना अगर उलट हुई तो फिर वो ठीक नहीं है। जनता ही अपने आप उनको, मैं समझता हूँ, समझा देगी या उनके आग्रह करेगी तो वो अपने आप विड्रा कर लेंगे इस विषय को, ऐसा मैं मानता हूँ। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, आप भी शामिल रहे, दिल्ली गए, रिलायंस और अडानी ने भी अपना फेवर दे दिया। जो 3 चीजों का विरोध था, एक तो कानून बहुत है और दूसरा उनका था अडानी और किसान। देखिए, इन कानूनों में सवाल ये था जिसमें आप इतनी बार शामिल हुए हैं, तो आपको कहाँ लगता है कि मामला कहाँ पे अटका है और कैसे सुलझ सकता है, जो पूरे देश की जनता सुलझाने के लिए जितने बिंदु आए हैं सब पर कोई ना कोई मत बनाया जा सकता है, लेकिन वहां तो